गाइस दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। इस लेक्चर में एक बार फिर से हम आरसीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डब्ल्यूएसएम का इंट्रो पार्ट देख लिया था कि डब्ल्यूएसएम मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। इस लेक्चर में हम अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रो देखेंगे। इसके बाद हम इनको ब्रीफ में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने देखा था कि वो केवल वर्किंग लोड्स तक ही उसमें हम डिजाइनिंग कर पाते थे, एक इलास्टिक लिमिट तक ही डिजाइनिंग करते थे, जिससे कि क्या होता था कि जो भी स्ट्रक्चर होता था वो हमें एक अच्छी सामर्थ्य नहीं दे पाता था, एक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दे पाता था। लेकिन इस विधि में क्या है कि अगर इस विधि से हम डिजाइनिंग करते हैं तो संरचना जो है, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, वो मैक्सिमम लोड को, अधिक भार को वहन कर लेती है, अधिक भार को सह लेती है। तो इस विधि का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर हम अल्टीमेट लोड मेथड से डिजाइनिंग करते हैं तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो मैक्सिमम लोड को सहन कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कि अल्टीमेट लोड सिद्धांत पर कंक्रीट अवयवों का अभिकल्पन करने के लिए चरम भार या कोलैप्स लोड पर विचार किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम केवल वर्किंग लोड्स को ही बेस मानते थे और उसी बेसिस पे हम डिजाइनिंग करते थे। तो अल्टीमेट लोड मेथड में हम अल्टीमेट लोड को या कोलैप्स लोड को आधार मान के तब डिजाइनिंग करते हैं, जिससे कि हमें स्ट्रक्चर से एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि संरचना पर पड़ने वाले अधिकतम संभावित भार को लोड फैक्टर से गुणा करके। पिछली बार क्या था, हम केवल स्ट्रेसेस को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे हम जो भी मैक्सिमम लोड होगा उसको भी हम मतलब उसके साथ भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं। अल्टीमेट लोड निर्धारित किया जाता है और अभिकल्पन किया जाता है। इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, जिसे वो वर्किंग लोड या फिर कोलैप्स लोड निकालने के लिए, और या फिर हम इसी फार्मूले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे हम लोड फैक्टर बोलते हैं, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोड फैक्टर निकालने के लिए कोलैप्स लोड और वर्किंग लोड का जो रेशियो होता है वही हमारा लोड फैक्टर होता है। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं कि भार गुणक, लोड फैक्टर को भार गुणक बोलते हैं, बराबर निपात भार डिवाइडेड बाई कार्यकारी भार। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है कि चरम भार विधि में प्रत्यास्थता विधि की तुलना में 40% तक इस्पात की बचत होती है। तो अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अल्टीमेट लोड मेथड से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें लगभग 40% के आसपास हमें इस्पात की खपत कम करनी पड़ती है। मतलब लगभग 40% स्टील बार हम बचा सकते हैं अगर हम डिजाइनिंग अल्टीमेट लोड मेथड से करेंगे। तो इसमें एक नोट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि कार्यकारी बलों से अधिक बलों पर भी खंड सुरक्षित बना रहता है। मतलब वो ये कि पिछले वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने देखा था कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता था उसकी डिज़ाइनिंग हम वर्किंग लोड्स को आधार मान के करते थे, और इसमें क्या है कि हम अल्टीमेट लोड को आधार मानकर डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी से क्लियर हो जाता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अधिक बलों पर, मतलब अधिक बलों मतलब अल्टीमेट लोड तक सुरक्षित बना रहता है, एज इट इज़ बना रहता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। इसके भी कुछ दोष थे जिसकी वजह से इस मेथड को भी कम अपनाया जाता है, और इसके जो दोष थे वो ये थे कि इसकी वजह से क्रीप आ जाता था। क्रीप का मतलब ये है कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर कोई लोड स्ट्रक्चर पर लगा है तो उसमें क्रीप जनरेट हो जाती थी, जिस वजह से क्रैक्स पड़ जाती थी, और कहीं ना कहीं उसी आधार पर जो सर्विसबिलिटी होती थी स्ट्रक्चर की वो भी अफेक्ट कर जाती थी। अगर स्ट्रक्चर को मान लीजिए हम 50 साल के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं तो क्रीप की वजह से उसकी जो एज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घट जाती थी, 40, 42, 45 के नियर अबाउट हो जाती थी। तो जिस वजह से इस मेथड को भी उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, और इसी को इम्प्रूव करते हुए हमने एलएसएम मेथड को इम्प्लीमेंट किया। एलएसएम मतलब लिमिट स्टेट मेथड को प्रयोग में लाया गया, और इस टाइम पे एलएसएम ही ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग अगर हमें करनी है
तो हम लिमिट स्टेट मेथड को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं, जिस वजह से जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एज, सर्विसबिलिटी, वर्केबिलिटी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी होता है ये मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। तो आइए लिमिट स्टेट मेथड देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिट स्टेट मेथड हमारे सामने है। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या है कि अल्टीमेट लोड मेथड का सुधरा हुआ रूप है, और इसमें जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो पदार्थ को प्लास्टिक मानकर तब करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम स्ट्रक्चर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाते हैं। इस विधि में संरचना को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तथा सेवा योग्यता का मतलब वही हुआ कि स्ट्रक्चर कितने दिनों तक स्टेबल रहेगा पर भी विचार किया जाता है। अब इन दोनों पे अगर हम विचार कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे और उसके टिकाऊपन पे, कितना दिन तक स्ट्रक्चर टिकेगा, कितना उसकी सर्विसबिलिटी होगी, अगर हम इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दे ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा और उसकी एज भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। रीज़न उसका यही है कि इसमें हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी दोनों को कंसीडर करते हुए तब डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी संरचना के विफल होने से पूर्व सुरक्षा व सर्विसबिलिटी की स्वीकार सीमा अवस्था कहलाती हैं। अब अगर कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने वाला है तो इसमें क्या है कि हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक डिज़ाइनिंग कर ली है, तो इसलिए हम इसे लिमिट स्टेट मेथड इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट तक लोड को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि BIS ने IS 456-2000, ये जो होता है ये RCC का कोड होता है, IS 456-2000। ये कोड अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप परचेज़ कर लीजिए, मिल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल लेने जाएंगे तो 700-800 तक का मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहें तो इस कोड की हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, जिसके लिए आप अगर PDF चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको इस कोड का हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद आप प्रिंट करवा लीजिएगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल लेने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो हम ओरिजिनल लेने की सलाह नहीं देंगे। बाकी अगर आपके पास बजट है तो आप ओरिजिनल भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लिमिट स्टेट मेथड में दो सीमाओं पर विचार किया जाता है। इस चीज़ को आप माइंड में रख के चलेंगे कि कौन कौन सी दो सीमाएं होती हैं। दो सीमाएं वही होंगी जो पीछे ऊपर हमने देखा कि कब तक वो लोड को सहन करता है, लोड को कब तक सहन करेगा, कोलैप्स तक सहन करेगा और स्ट्रक्चर को फेल करने तक। क्यों? क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग कर रखी है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक डिज़ाइनिंग कर रखी है। तो पहला तो यही हो जाएगा कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी कोलैप्स, मतलब स्ट्रक्चर कब हमारा फेल हो रहा है, इस बात को हम कंसीडर करके माइंड में रखते हुए चलेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। और जो दूसरी बात होती है वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, मतलब जो टिकाऊपन है, जो सेवा योग्यता है कि हमारा स्ट्रक्चर कितने दिन टिकेगा, इस बात को भी विचार में रखा जाता है और डिजाइनिंग की जाती है। तो सबसे पहला जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी है, इसमें हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करके चलते हैं। तो पहला है निपात की सीमांत अवस्था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब हमें अगर स्ट्रक्चर को डिजाइनिंग करना है कि वो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ वियर कर पाए कोलैप्स होने तक, तो उसके लिए हम ये ध्यान देंगे कि जो संरचना है वो कब ध्वस्त होती है, और जो जब ध्वस्त होगी तो वही उसका जो होगा अल्टीमेट स्टेट कहलाएगा। एक अल्टीमेट वैल्यू होगी स्ट्रेंथ की वहाँ पे कोलैप्स होने से पहले। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स पे को कंसीडर करके चलते हैं। फ्लेक्सुरल और टेंशन में कैसे बिहेव कर रहा है स्ट्रक्चर, शियर में कैसे बिहेव कर रहा है, बॉन्डिंग कैसी है, टॉर्जन में कैसे बिहेव करता है और कंप्रेशन में कैसे बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो हमें कोलैप्स की एक लिमिट वैल्यू मिल जाती है, एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी का मतलब है कि टिकाऊपन अगर हमें
ध्यान में देना है कि हम अपने स्ट्रक्चर को कितने दिन के लिए टिकाऊ बना पा रहे हैं। तो उस चीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करते हैं वो देख लेते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने के जो चांसेस होते हैं उसमें क्रैक्स की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से या फिर वाइब्रेशन की वजह से ही होते हैं। और अगर हमारे स्ट्रक्चर में क्रैकिंग आ गई या फिर थोड़ा बहुत किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन हो गया या कॉलम में डिफ्लेक्शन हो गया या स्लैब में डिफ्लेक्शन हो गया, तो उससे क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर कुछ ही दिनों बाद फिर डैमेज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम क्रैकिंग वगैरह को इम्प्रूव कर ले जाते हैं कि उस स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह ना आए, तो स्ट्रक्चर की जो एज है वो भी बढ़ जाती है। तो वही बोला गया यहाँ पे कि यह वह अवस्था है जब अत्यधिक विकृति मतलब होता है डिफॉर्मेशन, कि जो स्ट्रक्चर की ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस कैसे कैसे आ सकते हैं, डिफ्लेक्शन की वजह से आ सकते हैं, क्रैकिंग की वजह से आ सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन होता है स्ट्रक्चर में तब ये क्रैकिंग वगैरह जनरेट होती हैं। तो अगर इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम सर्विसबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर की एज को भी बढ़ा सकते हैं। और वो पॉसिबल तभी होगा जब हम इन चीज़ों को माइंड में कंसीडर करते हुए तब डिज़ाइनिंग करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी कि हम अपने स्ट्रक्चर को एक मैक्सिमम एज तक स्टेबल कर पाएँ। इसमें प्रत्यास्थ सिद्धांत तथा चरम भार दोनों की कमियों को दूर किया गया है। इसे आप नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं। नोट पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो कमियां रह गई थी और जो अल्टीमेट लोड मेथड में जो कमियां रह गई थी, उन दोनों कमियों को यहाँ पे दूर किया गया है और इस पॉइंट में वही बोला गया है। इसीलिए ये भी ज़्यादा अपनाई जाती है। रीज़न यही है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कमियों को और अल्टीमेट लोड मेथड की जो कमियां थी दोनों को दूर करने के बाद ही इस विधि को अपनाया जाता है। इसीलिए इस विधि को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लिमिट स्टेट और अल्टीमेट लोड मेथड के का जो इंट्रो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी आईएएस कोड की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।